सोचिए, एक सेकंड के लिए अभी आप चाय पी रहे हैं, चाहे वो टाटा का हो, ब्रॉक बॉन्ड का हो या कोई फैंसी दार्जिलिंग ब्रांड। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है ये चाय इंडिया में थी ही नहीं। ये चाय जो आज इंडिया की पहचान है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, जो इंडिया को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है, वो एक इंसान की नाजायज़ हरकत की वजह से यहाँ आई। एक अंग्रेजी बॉटनिस्ट ने चाइना से एक ऐसी चीज़ चुराई जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस था और दुनिया को आज तक इसका पूरा सच नहीं पता। ये है द टी हस्ट। एक कप चाय में छुपी है पूरी हिस्ट्री। इंडिया में हर रोज तकरीबन 85 करोड़ कप्स चाय पी जाती है हर दिन। चाय इंडिया का कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि अगर आप किसी के घर में जाएं, अमीर हो या गरीब, शहर हो या गांव, वो सबसे पहले आपको एक चीज देगा, चाय। चाय बेचने वालों के पास टाइम नहीं होता तो कटिंग चाय, ऑफिस में प्रेशर ज्यादा हो तो एक कटिंग बना, ब्रेकअप हो तो चाय, प्रमोशन मिले तो चाय, बाहर बारिश हो तो ऑब्वियसली चाय। लेकिन भाई, ये चाय इंडिया में नेचुरली उगती ही नहीं थी। 18वीं सदी में अगर आप पूरी दुनिया में चाय ढूंढने निकलो तो वो सिर्फ एक जगह मिलती, चाइना। बस फुल स्टॉप, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। चाइना के पास था एक ऐसा मोनोपोली जिसका कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ चाय बेचते थे लेकिन बीज नहीं देते थे, प्लांट शेयर नहीं करते थे और उनका प्रोसेसिंग टेक्निक तो कम्प्लीटली ब्लैक बॉक्स था। दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर चाइना के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग चाय के बिना जी नहीं सकते थे। और इसी डिपेंडेंसी ने जन्म दिया एक ऐसे प्लान को जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज की दास्तां बन गई, ब्रिटिश टी एडिक्शन। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। 1750 तक इंग्लैंड में चाय सिर्फ अमीर लोगों की चीज थी। इतना महंगा था कि लोग अपनी अलमारियों में लॉक करके रखते थे, जैसे आज हम अपना आईफोन रखते हैं। फिर क्या हुआ? स्मगलर्स ने सस्ता कॉन्ट्राबैंड टी लाना शुरू कर दिया। डिमांड इतनी बढ़ गई कि 1784 में गवर्नमेंट ने टी टैक्सेस घटाने पड़ गए और फिर पूरा इंग्लैंड चाय का दीवाना हो गया। रिच, पुअर, वर्कर, एरिस्टोक्रेट सब लोग चाय पीने लगे और इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजा था। वो पूरी सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर रही थी। तो प्रॉब्लम क्या थी? पैसे, बहुत सारे पैसे। चाइना जा रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था अगर चाइना ने किसी दिन सप्लाई बंद कर दी क्या होगा? आंसर था ऑब्वियस, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा। असम की सीक्रेट डिस्कवरी। और यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। 1823 में एक स्कॉटिश एडवेंचरर रॉबर्ट ब्रूस ने असम में कुछ लोकल सिंफो ट्राइब मेंबर्स से सुना कि यहाँ कोई वाइल्ड प्लांट उगती है जिससे वो लोग अपना पिया करते हैं। वो प्लांट था कैमिलिया सिनेसिस वार, असम का एक नेटिव इंडियन टी प्लांट। बट यहाँ कैच है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मालूम था कि इंडिया में टी प्लांट एग्जिस्ट करता है। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें चाइनीज एक्सपर्टीज चाहिए। क्यों? क्योंकि असम वाली वैरायटी को टेम करना मुश्किल लगा और चाइनीज टी प्रोसेसिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो कंपनी ने किया उन्होंने हायर किया एक स्पाई को, एक बॉटनिस्ट को, रॉबर्ट फॉर्च्यून। स्कॉटलैंड से आया एक अजीब आदमी, रॉबर्ट फॉर्च्यून। ये नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये वो आदमी था जिसने लिटरली दुनिया की इकोनॉमिक बैलेंस चेंज कर दी। रॉबर्ट फॉर्च्यून पैदा हुआ 1812 में स्कॉटलैंड में एक छोटे से घर में। कोई अमीर फैमिली नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन था वो ज़बरदस्त क्यूरियस, प्लांट का दीवाना, दुनिया देखने की तमन्ना। बॉटनी पढ़ी, काम किया एडिनबर्ग के बॉटनिकल गार्डन्स में,
और एक दिन उसे मिली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में वो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। 1842 में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने उसे भेजा चाइना प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्ट करने के लिए। वो ट्रिप नॉर्मल नहीं थी। चाइना में उस वक्त फॉरेनर्स के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी और फॉर्च्यून ने सीधा जाके लोकल से लड़ाई की, पायरेट से एनकाउंटर किया और फिर भी हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स ले आया। ये आदमी कोई ऑर्डिनरी बॉटनिस्ट नहीं था। चाइना का क्लोज्ड एम्पायर, कंटेक्स्ट समझिए 1840s का चाइना क्विंग डायनेस्टी का रूल था और चाइना फॉरेनर से नहीं मिलना चाहता था, बिल्कुल नहीं। ऑप्टियम वॉर अभी अभी ख़त्म हुई थी। 1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिन साइन हुआ और इसने कुछ पोर्ट सिटीज़ फॉरेनर्स के लिए खोल दिए, लेकिन उससे आगे इंटीरियर चाइना में जाना, टी गार्डन्स में जाना टेक्निकली इलीगल था। डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो नंबर 1 बॉटनी जानता हो, नंबर 2 चाइना की ज्योग्राफिकल समझे, नंबर 3 डरता नहीं हो, नंबर 4 ठीक से चाइना के डिस्ग्यू में रह सके। फॉर्च्यून वो सब था। दी सीक्रेट मिशन 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर्च्यून के पास ऑफर भेजा। मिशन सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चाइना के बेस्ट टी ग्रोइंग रीजन में घुस जाओ, वहाँ एक बेस्ट टी सीड्स और प्लांट्स को लो और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ के एक्सपीरियंस टी वर्कर के साथ कन्विंस करो कि वो इंडिया आकर काम करे। ये सिर्फ प्लांट स्टील करने की बात नहीं थी, ये था पूरा नॉलेज स्टील करना, पूरी एक सिविलाइजेशन का ट्रेड सीक्रेट। फॉर्च्यून ने सैलरी नेगोशिएट की, कंपनी ने दिया, मिशन एक्सेप्ट किया और 1 अक्टूबर की सुबह 1848 में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने हांगकांग से पहला कदम रखा डिस्ग्यू में। सर पे चाइनीज़ क्यूब विग, मैंडेरियन स्टाइल कपड़े, एक इंटरप्रेटर साथ, गेम ऑन। दी डिस्ग्यू। अब यहाँ एक सेकंड रुको। रॉबर्ट फॉर्च्यून एक गोरा स्कॉटिश आदमी चाइनीज़ डिस्ग्यू में मेनलैंड चाइना के इंटीरियर में घुस रहा है, एक ऐसे टाइम में जब फॉरेनर्स को वहाँ एंट्री बैंड थी। ये सुपर हीरो मूवी लगती है ना, लेकिन ये रियल था। वो अपने इंटरप्रेटर वांग के साथ चला, वांग ही सब कुछ एक्सप्लेन करता लोकल्स को। फॉर्च्यून एक मैंडेरियन था, एक बड़ा शहर से आया ऑफिशियल जो बॉटनी में इंटरेस्टेड था और समहाउ वो काम कर गया। फॉर्च्यून के नोट्स में लिखा है कि एक जगह एक लोकल ने सस्पिशियस होकर सीधा आकर उसे घूरा। फॉर्च्यून ने आंखें नहीं मिलाई, बस आगे देखता रहा और वो आदमी चला गया। दिल की धड़कन इमेजिन करो उस मोमेंट में जहां नो फॉरेनर्स हैड गॉन बिफोर। फॉर्च्यून अब चाइना के हर्ट में था, अनुई और फूजियन प्रोविंस। यही वो जगह है जो सेंचुरी से दुनिया को चाय सप्लाई करती आई है। ये जगह टूरिस्ट के लिए नहीं बनी थी। यहाँ के रास्ते पतली पहाड़ी पाथवेज थे, घने जंगलों से गुजरते थे और अंदर वो खानदान था जो जनरेशन से चाय उगा रहे थे। फॉर्च्यून अकेला था अपने इंटरप्रेटर के साथ, लेकिन उसका मिशन वज़न बहुत ज़्यादा था। उसने वहाँ जो देखा उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। दी बॉम्बशेल डिस्कवरी, ग्रीन और ब्लैक टी। यहाँ एक ऐसी चीज़ फॉर्च्यून ने डिस्कवर की जिसने पूरे ब्रिटिश टी इंडस्ट्री के मिथ्स तोड़ दिए। ब्रिटिश लोग बिलीव करते थे कि ग्रीन टी और ब्लैक टी अलग अलग प्लांट से आते हैं, ग्रीन टी के एक अलग स्पीसीज, ब्लैक टी एक अलग स्पीसीज। ये अजम्पशंस इतने डीपली रूटेड थे कि टॉप लेवल के साइंटिस्ट भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। फॉर्च्यून ने वहाँ जाके देखा कि एक ही प्लांट कैमिलिया सिनेसिस, बस प्रोसेसिंग डिफरेंट है। ग्रीन टी में लीव्स का ऑक्सीडाइज नहीं करते, ब्लैक टी में करते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों लेवल पे। अब ब्रिटिश समझ गए उन्हें सिर्फ प्लांट नहीं चाहिए, उन्हें पूरी प्रोसेसिंग टेक्निक चाहिए। फॉर्च्यून का ऑब्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्च्यून एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था।
उसने हर चीज़ नोट की, मिट्टी का टाइप, एल्टीट्यूड, कैसे बीज बोते हैं, कैसे लीव्स को हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेसिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्मेंटेशन, The tea is almost ड्राइंग, ready. Stirring रोलिंग, release the aroma. सब कुछ। It is वो ready to रातें enjoy. लोकल टी वर्कर्स के साथ गुजारता, उन्हें ऑब्जर्व करता, सीधे क्वेश्चन नहीं करता। वो सस्पिशियस हो सकते थे, बस देखो सीखो। जब एक बार एक ओल्ड टी मास्टर से फॉर्च्यून की बात चल रही थी तो उसने फॉर्च्यून को एक प्रोसेस दिखाई। कई बार फोल्ड करके लीव्स को हीट करना, और फॉर्च्यून ने वो टेक्निक अपने नोट्स में ऐसी डिटेल से लिखी जैसे किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। वो एक साइंटिस्ट था, एक स्पाई था और एक थोड़ा डेस्परेट आदमी भी था, क्योंकि वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो। दी वार्डियन केस, टेक इनोवेशन ऑफ द हाइस्ट। अब यहाँ एक जीनियस एंगल है जो पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। पहले जब भी ब्रिटिश ने प्लांट्स को सी वॉयज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की, प्लांट्स मर जाते थे। सॉल्ट वाटर, विंड, टेम्परेचर चेंजेस सब मिलके प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन 1829 में डॉक्टर नाथानियल वार्ड ने इन्वेंट किया वार्डियन केस, एक सील्ड ग्लास कंटेनर जिसमें प्लांट्स अपना एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, कंडेंसेशन रिसाइकल्स होते हैं, प्लांट्स खुद को सस्टेन कर लेते हैं। ये 19वीं सदी के इक्विवेलेंट था एक लाइफ सपोर्ट पौधे का। फॉर्च्यून ने वार्डियन केसेस के यूज़ किया। केयरफुली इन केसेस में बीज और सीडिंग पैक करके चाइना से इंडिया तक शिप किए। शिप पे शेडिंग सर्वाइव करे, ये पहले इम्पॉसिबल था, अब पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी की वजह से एक पूरा एम्पायर शिफ्ट होने वाला था। फॉर्च्यून ने अपना फर्स्ट मेजर शिपमेंट भेजी, हजारों प्लांट्स और बीज, सीधा कैलकाता के बॉटनिकल गार्डन्स में। लेकिन अब आता है असली चैलेंज। प्लांट्स तो आ गए, लेकिन कोई उन्हें ग्रो करना जानता ही नहीं था। तो फॉर्च्यून ने मिशन का पार्ट 2 स्टार्ट किया, जो किसी भी स्पाई मूवी से ज़्यादा सिनेमैटिक था। प्लांट्स काफ़ी नहीं थे, लोगों को भी चाहिए थे। सीडिंग मिल गई, प्रोसेसिंग नोट्स मिल गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। इंडिया में कोई नहीं जानता था ये सब कैसे प्रोसेस करना है। एक प्लांट उगा लेना अलग बात है, उसी प्लांट से वो एग्जैक्ट फ्लावर और क्वालिटी टी बनाना वो सेंचुरीज़ का एक्यूमुलेटेड नॉलेज था। वो स्किल्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती ओरल ट्रेडिशन से। कंपनीज़ ने फॉर्च्यून को एक और इम्पॉसिबल टास्क दिया, चाइनीज़ टी वर्कर्स को कन्विंस करो कि वो इंडिया आकर काम करें। ये चाइना में जाके स्पाई करने से भी ज़्यादा पागलपंती थी। दी रिक्रूटमेंट, फॉर्च्यून वापस गया चाइना। इस बार वर्कर रिक्रूटमेंट के लिए वो सीधे नहीं कह सकता था आओ इंडिया चल के हमारे ब्रिटिश कॉलोनी के लिए काम करो। तो उसने किया क्या, वो एक चाइनीज़ मर्चेंट बना जो एक न्यू टी प्लांटेशन शुरू करना चाहता था। बाहर लोकेशन वैग्यू। उसने कुछ वर्कर्स को कन्विंस किया, पैसे दिखाए, एडवेंचर की बात की। 6 to 8 एक्सपीरियंस चाइनीज़ टी वर्कर्स मान गए। वो वर्कर्स, उनके नाम हिस्ट्री ने याद नहीं रखे, जिनके नॉलेज ने पूरी एक इंडस्ट्री को जन्म दिया। उनके नाम हम नहीं जानते, सिर्फ फॉर्च्यून का नाम है बुक्स में। ये एक अलग ट्रेजेडी है पूरी स्टोरी में। दी वर्कर्स फेथ, वो चाइनीज़ वर्कर इंडिया आए, आसाम के टी गार्डन्स में काम किया, उन्होंने लोकल्स को सिखाया और फिर हिस्ट्री में घुल गए। कुछ वापस गए चाइना, कुछ यहीं रह गए, लेकिन रिकॉर्ड्स में इनका कोई ट्रेस नहीं है। उन्होंने अपना सारा नॉलेज ट्रांसफ़र किया, अपने होमलैंड छोड़ा, अपनी फैमिली से दूर गए और हिस्ट्री की बुक्स में उनका कोई चैप्टर ही नहीं है। आप जब एक कप दार्जिलिंग टी पीते हैं, वो एनोनिमस चाइनीज़ वर्कर भी उस कप में है। उनके हाथ, उनके स्किल्स, उनके सेक्रीफाइस, ये सोचने वाली बात है।
दी नंबर्स कितना बड़ा था ये हाइस्ट, ज़रा नंबर्स देखते हैं बिकॉज ये जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। फॉर्च्यून ने अपना मल्टीपल ट्रिप्स में चाइना से लिफ्ट किया अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टी प्लांट्स और शेडिंग्स, 10,000 germinated seedlings already growing in a Wardian case, और हजारों different seed packets, different varieties, different regions से, plus 6 to 8 experienced Chinese tea workers with full processing knowledge, सब मिला के ये इंडस्ट्रियल एस्फोनियज का एक मास्टर क्लास था। और ये सब किया गया बिना चाइना को पता चले, विदाउट अ सिंगल बुलेट फायर्ड। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने एक कप में जो डाला था वो एक सिविलाइजेशन का ट्रेड सीक्रेट था। फॉर्च्यून वापस लंदन आया, कंपनी ने उसे थैंक यू कहा, बिहाइंड द क्लोज डोर एक कंफर्टेबल सैलरी, रेपुटेशन एज अ ग्रेट बॉटनिस्ट, पब्लिक में कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई मेडल नहीं, मिशन क्लासिफाइड, क्योंकि आप कैसे अनाउंस करते हो कि तुम्हारी मोस्ट प्राइज्ड पोसेशन एक थेफ्ट है। चोरी के बीच से उगा एक अनोखा जंगल। अब फॉर्च्यून का काम हो गया था, अब शुरू हुआ असली काम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइनीज सीडिंग को आसाम की बॉटेनिकल गार्डन्स में ट्रांसफ़र किया कैलकुटा से। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, कौन सी मिट्टी बेस्ट है, कौन सा एल्टीट्यूड, कौन सा क्लाइमेट। दार्जिलिंग जो पहले ब्रिटिश समर रिट्रीट था, एक हिल स्टेशन, वो निकला परफेक्ट 7,000 फीट की एल्टीट्यूड, कूल क्लाइमेट, मिस्टी मॉर्निंग्स, एग्जैक्टली वो कंडीशन जो चाइनीज़ हाई माउंटेन टी के सिमिलर थी। 1856 में पहला कमर्शियल टी गार्डन दार्जिलिंग में सेटअप हुआ। नाम था अलुबारी टी गार्डन, आज भी एग्जिस्ट करता है। दी डार्क साइड ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्ड। अब यहाँ आता है एक और डार्क चैप्टर्स पे जो हम स्किप नहीं कर सकते। इंडिया में टी गार्डन्स ग्रो तो हुए, लेकिन उन्हें ग्रो करने के लिए चाहिए थे वर्कर्स। ईस्ट इंडिया कंपनीज और बाद में ब्रिटिश राज ने किया उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं इंडेंजर्ड लेबर। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की पुअर ट्राइबल कम्युनिटीज़, उन्हें बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस के साथ रिक्रूट किया गया, बेटर लाइफ, अच्छा पैसा, नया मौका। और फिर वो आसाम के टी गार्डन्स पहुंचे। डेब्ट बॉन्डेज था, कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस इतने स्ट्रिक्ट कि वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। आसाम के टी जो आज वर्ल्ड फेमस है, उनके नैनी में एक हिस्ट्री जो सिर्फ सुनहरी नहीं है। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चाइना से चोरी की, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया। चाय अच्छी चीज है, लेकिन उस चाय की पूरी स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं है। चाइना का फॉल, इंडिया का राइज। नंबर में बात करते हैं, 1850 में ब्रिटेन का ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्टेड टी चाइना से आता था। 1880 तक इंडिया का हिस्सा 30%। 1900 तक इंडिया चाइना से आगे निकल गया। मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश टी अब इंडिया से आ रही थी। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, टी था इंडिया का एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। आज इंडिया दुनिया का एक दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। और आयरॉनिकली वो इंडस्ट्री शुरू हुई एक स्कॉट्समैन की चोरी की वजह से। रॉबर्ट फॉर्च्यून वो नेचर का स्टूडेंट था, एक स्पाई था, एक थीव था, एक जीनियस था। उसकी वजह से चाइना का ग्लोबल टी मोनोपोली परमानेंटली तोड़ दिया गया। इंडिया में एक इंडस्ट्री बनी जो आज 1.3 मिलियन लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है। ब्रिटिश एम्पायर को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिली चाय के लिए, और एक पूरी कल्चर, इंडिया चाय कल्चर जन्म लिया। एक आदमी, एक मिशन, एक हाइस्ट, दुनिया बदल गई। तो ये थी स्टोरी रॉबर्ट फॉर्च्यून की, एक हाइस्ट जो दुनिया की इकोनॉमिक मैप को हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन रुको, ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जबकि फॉर्च्यून अपना मिशन कंप्लीट कर रहा था, वहाँ एक और गेम चल रहा था। चाइना को कब पता चला कि उनकी सेंचुरीज की ट्रेड सीक्रेट चोरी हो गई, और जब पता चला तो उन्होंने किया क्या। और एक और चीज़ है,
एक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। फॉर्च्यून की पूरी स्टोरी में एक विलन भी है और वो विलन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं है। पार्ट 2 में हम देखेंगे चाइना का रिएक्शन, ओपियम्स कनेक्शन, दार्जिलिंग की असली आइडेंटिटी का राज और ये सवाल कि क्या रॉबर्ट फॉर्च्यून हीरो था या विलन। चाय का एक और कप बनाओ क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है।